नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले हो रहे हैं। इन अफवाहों को फैलाने वाले वही शातिर लोग हैं जो अफवाहों के सहारे दो धर्मों के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनाए रखते हैं। बिहार और तमिलनाडु पुलिस की एफआईआर बता रही है कि इस अफवाह के पीछे कौन लोग हो सकते हैं। मीडिया भी इसकी चपेट में आ गया, चपेट में आया या जानबूझकर हिस्सा बना रहा, यह भी एक जांच का विषय है। इतनी तेजी से अफवाह फैलाई गई कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूर मारे जा रहे हैं कि हमारे YouTube चैनल पर भी आकर लोग लिखने लग गए कि आप तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हो रही हिंसा पर कब बोलेंगे। यह सवाल अब प्रधानमंत्री से नहीं होता है, मुझसे या हम जैसे पत्रकारों से होता है। जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री अदानी मामले पर नहीं बोल सके तो इन सब मुद्दों पर बोलने और पूछने के लिए हम ही या हम जैसे लोग बचे हैं। उसका सहारा लेकर बिहार में तमिलनाडु के प्रति नफरत की आग फैलाई जा रही थी। इससे किसे फायदा हो रहा होगा? अगर दिमाग के किसी कोने में थोड़ा सा भी दिमाग बचा है तो आप उतने से दिमाग का इस्तेमाल कर इसे समझ सकते हैं। हम 2024 के चुनावी वर्ष में प्रवेश करते जा रहे हैं। आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं। 2022 में यूपी में चुनाव हो रहे थे और यूपी के चुनाव के लिए मुद्दा पैदा किया गया कहां? कर्नाटक में हिजाब विवाद के जरिए। उसी तरह 2020 में बिहार में चुनाव हो रहे थे, मुंबई में मुद्दा पैदा किया गया सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड में झूठी कहानियों को जोड़कर बिहारी बनाम मुंबई की कहानी गढ़ी गई। कभी हिंदू मुसलमान तो कभी मुंबई बिहार, तो अब बिहार बनाम तमिलनाडु के बीच अफवाहों को लाकर राजनीति करने वालों के पास कोई नया फॉर्मूला नहीं बचा है। बचे हैं तो केवल वे लोग जिनकी अब सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। इस सारे खेल का भांडा अकेले मोहम्मद जुबैर ने अगर यह ट्वीट नहीं किया होता तो आप या हम जान ही नहीं पाते कि तमिलनाडु में हुआ क्या है। बिना सवाल पूछे, बिना जांच किए लोग मानने लगे कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हिंसा होने लगी है। वो लोग भी अफवाह फैलाने लगे कि जो बिहार में रहते हुए भी किसी बिहारी मजदूर को ढंग से मजदूरी नहीं देते, ढंग से बात तक नहीं करते, मजदूरों का पैसा आज देंगे तो कल देंगे इसके नाम पर टालते रहते हैं। वे भी भड़कने लगे, गुस्सा आने लगा उनको। लेकिन राजनीति राजनीति होती है। जुबैर के साथ ऑल्ट न्यूज के आकिब कलीम अहमद ने रिसर्च की और इस खेल को आपके सामने उजागर कर दिया। में बीजेपी की सरकार है, केंद्रीय एजेंसियों के जरिए पता किया जा सकता था, लेकिन इन भ्रामक खबरों को प्रसारित किया गया। बिहार बीजेपी के विधायक ही बता सकते हैं कि उन्हें यह पोस्टर कहां से मिला और क्या उन्होंने अपनी पार्टी की तमिलनाडु इकाई से जानने की कोशिश की, क्या उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से जानने की कोशिश की। एक फोन से यह काम हो सकता था, पर क्यों नहीं किया गया? बीजेपी के विधायक और नेता बता सकते हैं कि बेबस बिहार की क्या बात है। अगर यह खबर सच भी होती तो इसमें भूमिका केंद्र सरकार की बनती है। बिहार की क्या हो सकती है? बिहार के पास अपनी कोई सेना तो है नहीं जो तमिलनाडु भेज देगी। अगर बिहार के मजदूरों के साथ कुछ हो रहा है तो केंद्र की क्या भूमिका बनती है? केवल बिहार लिखने का क्या मतलब है? खबरें इतनी तेजी से फैलाई जाने लगती हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री को ट्वीट करना पड़ गया कि मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है। अब बताइए, समाचार पत्रों से अब राज्य के मुख्यमंत्री को भी गलत जानकारी मिल रही है। आप जनता की क्या हालत हो रही होगी? हिंदी भाषी मजदूरों के खिलाफ हिंसा की खबरों को लेकर बिहार में इसे भोजपुरी भाषी मजदूरों पर हमले में बदल दिया गया है। खेल समझिए, ताकि आप भावुकता के घी से नफरत की आग में जलाए जाते रहें, जलावन की लकड़ी की तरह। 2 मार्च को तमिलनाडु पुलिस ने दैनिक भास्कर के संपादक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 505 IB के तहत आरोप लगाए हैं। इन दोनों धाराओं का संबंध विभिन्न समुदायों के प्रति शत्रुता को बढ़ावा देना, भय पैदा करने से है। तमिलनाडु पुलिस ने खुद को पत्रकार बताने वाले तनवीर मोहम्मद के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। तनवीर ने 2 वीडियो ट्वीट किए हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि हिंदी भाषी लोगों पर तमिलनाडु में हमले किए जा रहे हैं। तमिलनाडु पुलिस के महानिदेशक सी शैलेंद्र बाबू ने साफ किया कि हिंदी भाषी लोगों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं उनका हेट क्राइम से कोई संबंध नहीं। द न्यूज मिनट के मुताबिक बिहार के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गंगवार ने कहा, कुछ पुराने व्यक्तिगत विवादों के वीडियो शूट किए गए थे और यह कहते हुए पोस्ट किए गए कि यह बिहार के लोगों के खिलाफ है। तमिलनाडु पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। और कोई मुख्यमंत्री स्टालिन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कर फोन पर जानकारी दी। ऐसे हमले भारत की अखंडता के खिलाफ हैं। हम उन पर कार्रवाई तो करेंगे ही, लेकिन भ्रामक और झूठी खबरों को फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री स्टालिन के बयान का संबंध 16-17 फरवरी की घटना से है। भीड़ वाली ट्रेन में हमले की एक घटना हुई थी जिसके आरोपी को 4-5 दिनों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। क्या उसके बहाने फर्जी वीडियो चलाकर इन अफवाहों को हवा दी गई ताकि नफरत फैल जाए? स्टालिन ने कहा कि सभी मजदूर हमारे मजदूर हैं जिन्होंने तमिलनाडु के विकास में योगदान किया है, उन पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देंगे। इतना सब हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का कोई बयान या उनकी कोई भूमिका से जुड़ी कोई खबर नहीं आ रही है। क्या इस खेल के पीछे विपक्ष की सरकारों वाले राज्यों को अस्थिर करना था ताकि यूपी बिहार में विपक्षी दलों की एकता को खराब बताया जा सके? पहले 2 धर्मों के बीच सांप्रदायिकता के टेस्ट मैच की आदत डाली गई, फिर वनडे की और अब 2020 का मैच चलाया जा रहा है। इस कड़ी में बिहार में हवा गर्म करने की कोशिश हुई कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले हो रहे हैं। इस खेल का भांडा फूट गया है, मगर यह खेल फिर से लौटने वाला है, क्योंकि इसके बिना जनता को राजनीतिक रूप से गुलाम बनाए रखना संभव नहीं है। याद रखिएगा, आप सभी धर्मों की रक्षा में खड़े नहीं हैं, बल्कि आपको खुली धूप में खड़ा कर धर्म के नाम पर वे अपनी राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल, यह हमारा YouTube चैनल है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।